नमस्कार। चर्चा हम लोग करेंगे आज रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की। हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नीट पर्पस से, और एनसीईआरटी को लेकर के फोकस कर रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बस ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, सारा काम आपका यहीं से हो जाएगा। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यहीं से मैं क्लियर करा दूंगा। क्या होता है भाई रेस्पिरेशन? देखिए, अगर मैं सबसे पहले मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करूं बैक्टीरिया के अंदर, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो बैक्टीरिया हमें जैसा लगता है ना कि छोटा सा है, सिंपल सा है, तो इसके अंदर क्या ही डाइवर्सिटी होगी, क्या ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डाइवर्सिटी, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये गलत है। बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का ग्रुप है। मतलब उसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है, इस बात को ध्यान रखना। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। मतलब उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी तो हम इंसान शो नहीं करते। सोचो, हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर हमसे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अपना, एक तो देखो, खाना खुद भी बना लेते हैं और दूसरों पर भी डिपेंड है। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मैं अपनी बात करूं, हम आपकी बात करें, तो हम लोग, आप लोग सिर्फ हिट्रोट्रॉप हैं, ये तो ऑटोट्रॉप भी है, बिकॉज दे आर बोथ ऑटोट्रॉप एंड हिट्रोट्रॉप। बैक्टीरिया में आपको ऑटोट्रॉप भी मिल जाएंगे, बैक्टीरिया में आपको हेट्रोट्रॉप भी मिल जाएंगे। जबकि हम इंसान लोग, हम एनिमल लोग तो केवल और केवल हेट्रोट्रॉप हैं। प्लांट के अंदर आप देख लो, प्लांट जो है वो केवल ऑटोट्रॉप है। बैक्टीरिया तो दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, बोले हम ऑटोट्रॉप भी हैं, हम हिट्रोट्रॉप भी हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप की तरह भी काम करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हिट्रोट्रॉप हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो इनके मामले में ज्यादा हुई। और तो और, रेस्पायरेशन जो आज का हमारा टॉपिक है, तो रेस्पायरेशन में भी डाइवर्सिटी इनमें ज्यादा है, यानी इनके अंदर रेस्पायरेशन भी डाइवर्स है। रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस इनके अंदर होती है ना, वो भी काफी डाइवर्स होती है, वो भी काफी डाइवर्स नेचर की होती है। मतलब जैसे हम लोगों के अंदर तो भाई स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में एनएरोबिक हो जाता है। इनके अंदर तो नॉर्मल केसेस में एरोबिक एनएरोबिक दोनों होते हैं। मतलब इनके अंदर एरोबिक भी चलता है और एनएरोबिक भी चलता है, एरोबिक एंड एन एरोबिक। हालांकि एन एरोबिक ज्यादा कॉमन है, तो एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोथ अकर्स। सोचो, एरोबिक रेस्पिरेशन भी इनके अंदर हो रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी इनके अंदर हो रहा है, दोनों के दोनों इनके अंदर हो रहा है। तो चलो देखें जरा भाई, रेस्पिरेशन इनके अंदर होता कहां पर है। पहले तो वो हेडिंग डाल देना, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, किन में? बैक्टीरिया के अंदर। अब जैसे हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो हमारे अंदर तो भाई प्रॉपर, आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, होता है। लेकिन इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर मैं यहाँ प्रोकैरियोट्स की बात करूं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इनकी बात करूं, तो इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर रेस्पिरेशन कहाँ होगा सर? कहाँ होगा रेस्पिरेशन? तो इनके अंदर पाए जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं मीसोसोम। इन बैक्टीरिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है, मीसोसोम आर प्रेजेंट। और मीसोसोम क्या होते हैं वो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसी की इनफोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है, और उसी से बनता है क्या? मीसोसोम। जो एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं ना, वही एंजाइम्स यहाँ पर मीसोसोम के अंदर होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मीसोसोम है, ये किस तरह काम करता है, इसका जो फंक्शन है वो सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के। फंक्शन इज सिमिलर विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या हुआ, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मतलब बैक्टीरिया ऐसे बोलते होंगे
तो क्या हुआ, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हमारे पास मीसोसोम है। और ये मीसोसोम रेस्पिरेशन में तो हेल्पफुल है ही, और पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं मीसोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व है, सीक्रेशन में भी इन्वॉल्व है, वो भी काम करते ही हैं। ठीक है। बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसके टाइप की बात करेंगे। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर होता है वो दो प्रकार का होता है। ये किस बेसिस पर होता है दो प्रकार का? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर है ये जो रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं, दो टाइप का। ये किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। तो भाई दो प्रकार का है, एक है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन कौन सा है बाबू? एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हम कहें तो ऑक्सीजन मस्ट है फॉर दी रेस्पिरेशन, यहां पर ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए उनको, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। या सिंपल सा कहें कि भाई जिसमें ऑक्सीजन की लगती है रिक्वायरमेंट वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या क्या इसमें टोटल 3 मैकेनिज्म होती है, यानी कि अपन इसमें कहें मैकेनिज्म की कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आपको एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस मिलेगी, फिर उसके बाद आपको इसमें क्रेब साइकिल की प्रोसेस मिलेगी, और उसके बाद आपको इसमें ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये भी देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें सर, एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल यही लिख सकते हैं, वैसे जगह है हमारे पास। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ठीक है। उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, उसको सेपरेट कर दो, अलग कर दो, उसको अगली स्लाइड में पढ़ लेंगे। इस स्लाइड में हम लोग अभी एरोबिक के बारे में देख लेते हैं। तो एक तो भाई एजेटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग, कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, सुने हो नाम, एसिटोबैक्टर एसिटी। विनेगर बनाने में इस्तेमाल होता है, ये जो शराब होती है ना उसको कड़वा कर देता है, बेकार कर देता है, उसको सोर नेचर का कर देता है। विनेगर प्रोडक्शन में हेल्पफुल है ये विनेगर। विनेगर जो बनता है ना उसमें इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो विनेगर प्रोडक्शन में हेल्पफुल है ये। और जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम जो कि एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ध्यान रखना, राइजोबियम वैसे जब सरवाइव करता है रहता है तो वो एरोबिक में रहता है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन एन एरोबिक कंडीशन में करता है, इस चीज को ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेस, और नाइट्रोजनेस एंजाइम हमेशा एन एरोबिक कंडीशन में ही काम करता है। इसलिए तो जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, लेग्यूम्स की जो जड़ें होती हैं, उसमें छोटी छोटी गठानें बनती हैं, उन गठानों के अंदर एक स्पेसिफिक कह सकते हैं प्रोटीन होता है जिसको लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो लैग हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और वहां पर एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए तो इसको चाहिए एन एरोबिक कंडीशन, वैसे ये एरोबिक कंडीशन में सरवाइव करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सरवाइव इन एरोबिक कंडीशन, ये एरोबिक कंडीशन में सरवाइव करेगा, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करता है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स
ओनली इन एन एरोबिक कंडीशन, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एन एरोबिक कंडीशन में होता है इन दी रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में। क्लियर? इस बात को याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फिर हम बात करें एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, हेडिंग डाल दीजिएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है बाबू, एन एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन यहां पर नहीं चाहिए हमको, मतलब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की यहां पर जरूरत नहीं है। यहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के होगी, यहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो फिर यहां पर होता है फर्मेंटेशन, एक तरह से फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां पर होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल लिख लीजिए आप तो इसके कि ये किसके अंदर होता है, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं। जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम सुने हो। ये फूड पॉइजनिंग करता है, ये खाने को सड़ाने का काम इसी का है। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया यही है, ज्यादातर फूड पॉइजनिंग में यही बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, फूड पॉइजनिंग में ये इन्वॉल्व है। और आप लोगों ने अपने घरों में बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इसके प्रोडक्ट खाए हैं, वो है लैक्टोबैसिलस। आ गई बात समझ में? लैक्टोबैसिलस समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो दूध को दही में बदल देता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है ये। क्या करता है ये? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये क्या करता है भाई, जो दूध होता है उस दूध को ये दही में बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। और यहां पर बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टोबैसिलस। और दही के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, इसलिए तो दही खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो वो लैक्टिक एसिड बेसिकली इसी लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्या है? एन एरोबिक है। और बताओ सर, और देखो जैसे मीथेनोजन, मीथेनोजेंस, मीथेनोजेंस का नाम सुना है आप लोगों ने? मीथेनोजेंस ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे मीथेनोबैक्टीरिया है, ये भी एनारोबिक कंडीशन में, जो गंदगी होती है, स्लज होता है, गोबर वगैरह होता है, और हमारे जो गाय भैंस है, खास करके हमारी जो गाय है, उसके पेट में रूमिन वाला जो पार्ट होता है उसके पेट में ये पाए जाते हैं, और वहां पर मीथेन बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं? मीथेन। तो ये प्रेजेंट होते हैं इन दी स्लज, स्लज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो अपना कैटल है, कैटल यानी कि हमारी जो गाय है, उसके स्टमक में, कैटल के स्टमक में भी कौन से वाले पार्ट में, ध्यान रखिएगा, स्टमक में भी अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा हो तो जो रूमिन वाला पार्ट है ना, उसी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो भाई आपको इसका मतलब गाय के पेट में मीथेन गैस बनती है, बिल्कुल सही बात है, गाय के पेट में भी मीथेन गैस बनती है। तो ये क्या करते हैं भाई, एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा, जैसे मीथेनोबैक्टीरिया, जैसे मीथेनोबैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। अपने बायोगैस प्लांट होते हैं ना, बायोगैस प्लांट, उसमें मीथेन ही तो है मेन चीज। ये काफी फ्लेमेबल है, इससे आप अपने घर का चूल्हा जला सकते हो, खाना बना सकते हो। तो बायोगैस प्रोडक्शन वगैरह जो है वो इसी से हो जाता है। आ गई बात समझ में? इसको याद रखना। मैं ना इसको थोड़ा सा आपको एक टेबल फॉर्म में समझा रहा हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा लिखना, या ये कहें कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मैं बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर रहा हूँ। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड on the basis of ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो यहां पर जो शब्द है, जो टर्म है ना, ये बहुत जरूरी है आपके नीट एग्जाम के लिए, तो बाबू बहुत जरूरी है ये, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, नीट पर्पज से तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है भाई इसमें, जरा देखो, इसमें एक टेबल बना लेना, एक में लिख लेना टाइप, एक में लिख लेना डेफिनेशन, एक में लिख लेना आप एग्जाम्पल। एक तरफ तो लिखो टाइप, दूसरी तरफ लिखो डेफिनेशन, और तीसरी तरफ लिखो एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है ना वो प्योरली एनसीईआरटी से लिए गए हैं,
एनसीईआरटी और नीट में पिछले साल जो भी है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस बेसिस के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो इसमें देखो, एक होता है ऑब्लिगेट एन एरोबिक। ऑब्लिगेट एन एरोबिक नाम सुने हो, इसको थोड़ा सा इधर कर लो डेफिनेशन को, तो जगह अच्छी मिल जाएगी अपन को। डेफिनेशन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और उधर कर दो, जगह है अपने पास तो काहे कंजूसी करते हो, बस यहाँ कर दो इसको। हाँ जी। तो पहला अपन ने क्या लिखा, ऑब्लिगेट एन एरोबिक या ऑब्लिगेट एन एरोब्स। एरोब्स वो सही शब्द रहेगा, नॉट एरोबिक, ऑब्लिगेट एन एरोब्स। तो इसकी क्या डेफिनेशन बताएं हम लोग, क्या कहें इसके बारे में। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये रह ही नहीं सकते। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते। स्ट्रिक्टली रिक्वायर ऑक्सीजन, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। अगर इनको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं सकते। वो होते हैं ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। ऐसे कौन से हैं भाई जिनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, एक आधा एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर अभी आपको नाम बताए थे, एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और एक एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये कैसे हैं भाई, ये ऑब्लिगेट एरोब्स एरोबिक है या ऑब्लिगेट एरोब्स है। इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं रह सकते। एक होते हैं ऑब्लिगेट, देखो एक चीज शब्द याद रखना है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इन शब्द पर थोड़ा ध्यान देना। ये ऑब्लिगेट शब्द है ना, सारा खेल इसी का है। ये शब्द अभी आपको और भी कई बार सुनने को मिलेगा, तो मैं आपको ना इसका कंसेप्ट अभी से समझा देता हूं, इससे आप रटो मत कभी भी। ऑब्लिगेट शब्द कहीं पर भी आ जाए, ऑब्लिगेट मतलब वो ट्रू सेंस में वही है। फिर जैसे हमने कहा ऑब्लिगेट एन एरोबिक, क्या लिखा है, एन एरोबिक का ही लिख दिया अभी, ऑब्लिगेट एरोबिक लिखो ना इसको, ये हम एरोबिक की बात कर रहे हैं। अरे बाबू क्या करते हो, ऑब्लिगेट एन एरोब्स नहीं, ऑब्लिगेट एरोब्स है। अभी हम लोग एरोब के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट एन एरोब। हाँ, तो जैसे हमने कहा ऑब्लिगेट एरोब, तो ऑब्लिगेट एरोब का मतलब, एरोब मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑब्लिगेट मतलब वो ट्रू सेंस में वही है, पक्के वाले हैं, ये कट्टर वाले हैं। तो ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट एरोब मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सरवाइव करना है, जीना है तो ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हो, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। मतलब आप और मैं कैसे हो गए, ऑब्लिगेट एरोब्स हो गए। दूसरी जो कैटेगरी है यहां पर वो है ऑब्लिगेट एन एरोब की। अब लिख लो ऑब्लिगेट एन एरोब, ऑब्लिगेट एन एरोब्स। अब देखो एन एरोब्स का मतलब क्या होता है, एन एरोब्स का मतलब होता है जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ऑब्लिगेट लगा हुआ है, इसका मतलब इनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन रहा ना तो ये रह नहीं पाएंगे, ये ऑब्लिगेट एन एरोबिक है। तो कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ये बिल्कुल और बिल्कुल एन एरोबिक कंडीशन में ही रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रिक्टली सर्वाइव ओनली इन एन एरोबिक कंडीशन, केवल और केवल एन एरोबिक। अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये मर जाएंगे। ऐसे कौन से बैक्टीरिया भाई कि जिनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम अभी आपको बताए थे, ये फूड पॉइजनिंग वाला बैक्टीरिया है,
फूड पॉइजनिंग जो है वो इसी से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से फूड पॉइजनिंग इसी से होती है। ये है। और भी है, जैसे आपका एक क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ये भी कैसे हैं, ऑब्लिगेट एन एरोब्स हैं। और मीथेनोजेंस लिख लीजिए, वैसे उनकी जरूरत नहीं है। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, वैसे ये दो बैक्टीरिया इसमें आप नाम लिख सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया हो गए। और देखो भाई फैकल्टेटिव, एक मिनट, हाँ ठीक है, वैसे लिख सकते हैं मीथेनोजन भी, पर जगह नहीं बची ना, छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर अपन लिख दे, तो दो बैक्टीरिया के नाम बहुत हैं, फिर वो खिचपिट हो जाएगा, उतने ही लिखने अपन को। फिर इसमें तीसरी कैटेगरी आती है फैकल्टेटिव। अब इस शब्द को समझना आप, ये भी एक नया शब्द है फैकल्टेटिव, इस शब्द को बस समझ लो तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, फैकल्टेटिव। अब जैसे मैंने कहा फैकल्टेटिव एरोब्स, क्या बोल रहा हूं मैं भाई, फैकल्टेटिव एरोब्स, या फिर मैं कहूं फैकल्टेटिव एन एरोब्स, एन एरोब्स वैसे ज्यादा सही रहेगा, वही लिखो आप, फैकल्टेटिव एन एरोब्स। अब देखो, अब आप कहोगे सर एन एरोब्स, यहां पर भी ये शब्द आ गया, तो एन एरोब्स का मतलब तो होता है कि ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट है यहां पर क्या लगा हुआ, क्या है, फैकल्टेटिव है। जब ऑब्लिगेट शब्द लगा हो मतलब वो पक्का वाला वही है, कट्टर है एकदम, ट्रू सेंस में वही है, ऑब्लिगेट शब्द लगा हो आगे, तो जैसे ऑब्लिगेट एरोब्स यानी कि वो पक्का वाला एरोब्स ही है, ऑब्लिगेट एन एरोब्स यानी वो पक्का वाला एन एरोब्स ही है। अब फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव मतलब ये दल बदलू है, फैकल्टेटिव शब्द आ गया कहीं पर, तो ध्यान रखना फैकल्टेटिव शब्द जुड़ा है ना, तो उसके आगे जो शब्द है उसका जस्ट उल्टा ही है वो। जैसे फैकल्टेटिव एनएरोब्स, तो लिखा क्या है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, हमको लगेगा कि ये एनएरोबिक है, लेकिन एक्चुअल में ये एरोबिक है। जनरली ये कैसा है, एरोबिक है, जनरली एरोबिक, जनरली एरोबिक है। देखो नाम के आगे क्या लिखा है, फैकल्टेटिव, और आगे क्या है भाई, एरोबिक। फैकल्टेटिव के आगे क्या लिखा है, एरोबिक, एन एरोबिक सॉरी, तो एन एरोबिक का जस्ट अपोजिट है, ये क्या है, जनरली एरोबिक है, लेकिन ये एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच कर सकता है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो दोनों कंडीशन में रह सकता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब कि वो नॉर्मली एरोबिक ही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन अगर कभी भविष्य में ऑक्सीजन गायब हो जाए, ऑक्सीजन चली जाए, तो फिर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है, बट कैन स्विच टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन पर भी स्विच कर सकता है इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन चली जाए, गायब हो जाए, तो वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन पर भी आ सकता है। वो ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो भाई ऑक्सीजन में ही रहूंगा या मैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिना ही रहूंगा, वो दोनों काम कर लेता है। तो फैकल्टेटिव एन एरोब्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्चुअल में एरोबिक है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होता तो वो एन एरोबिक भी बन जाता है। एग्जाम्पल याद रखना इसमें, जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास में बेसिकली सभी नहीं है, कुछ स्पीसीज है स्यूडोमोनास की जो फैकल्टेटिव है। और जैसे कि आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे थियोबैसिलस, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक थियोबैसिलस। किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आसानी से चल रही हैं। ऑब्लिगेट मतलब पक्का वाला, ऑब्लिगेट एरोब मतलब वो एरोबिक ही रहेगा, उसको एरोबिक कंडीशन ही चाहिए। ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब ये भी पक्का वाला है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब ये दल बदलू है, जो जैसी कंडीशन उस हिसाब से ढल जाता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब ये है एरोबिक, लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल आती है या ऑक्सीजन नहीं होता तो ये एनारोबिक में भी बदल सकता है। एक होते हैं एरो टॉलरेंट एनारोबिक, यहां जगह नहीं बची है तो इसलिए पीछे लिख लेंगे, 4th नंबर पर है एरो टॉलरेंट एन एरोब्स। क्या है भाई, एरो टॉलरेंट है ये, चाहो तो टेबल भी लिख देना, एक तरफ टाइप है, एक तरफ डेफिनेशन है, एक तरफ एग्जाम्पल है। टाइप, डेफिनेशन,
और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको पता ही है, प्रॉपर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और नीट के एग्जाम्पल है मेनली। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ, एरो टॉलरेंट एरोबिक्स, ओ सॉरी, एरो टॉलरेंट एन एरोबिक्स। तो एन एरोबिक शब्द है और एरो टॉलरेंट है। एन एरोबिक मतलब ये यूजुअली ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं अपन। ये जो है वो यूजुअली ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन, दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, लेकिन ये उसकी प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। बट कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है कि ये ऑब्लिगेट एन एरोबिक जैसे नहीं है। जैसे ऑब्लिगेट एन एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ये भी बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाए या हवा आ जाए, एयर आ जाए, तो उसमें ये मरते भी नहीं है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो दही जमाता है, उस बैक्टीरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया यूजुअली ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाए तो मरेगा नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर मैं यहां पर कुछ कंडीशंस बनाऊं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ लिखा मैंने ऑब्लिगेट एरोब्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तरफ लिखा मैंने ऑब्लिगेट एन एरोब्स, एक तरफ लिखा मैंने फैकल्टेटिव एन एरोब्स, और एक है आपका ये एरो टॉलरेंट एन एरोब्स। ठीक है जी, चलो देखो, दो दो कंडीशन सभी के लिए बनाएंगे, सब के लिए दो दो कंडीशन। क्या है वो दो कंडीशन? एक कंडीशन में ऑक्सीजन है और एक कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं है। ये किस कंडीशन में ये जिंदा रह पाएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप चाहो तो इसकी हेडिंग भी डाल सकते हो, सर्वाइवल कंडीशन। सर्वाइवल कंडीशन का कौन किस कंडीशन में सर्वाइव करेगा, तो यहां पर हम बात करें। बताओ, ऑब्लिगेट एरोबिक्स, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरे में हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक, वही सेम चीज, एक काम करते नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंस का अपन ओ और पी कर देते हैं, जैसे स्कूल में लगाते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट सर, ऑक्सीजन एब्सेंट सर। तो ऐसे अपन एक काम करें ना, यहां पर मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे पी, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे ए। ठीक है, ऐसा कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बस सिर्फ समझाने के लिए, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन साहब प्रेजेंट है, ऑक्सीजन साहब एब्सेंट है, तो बताओ ये ऑब्लिगेट एरोब्स किस कंडीशन में रहना पसंद करेंगे, जहां ऑक्सीजन होगा या जहां पर नहीं होगा? ये सिर्फ और सिर्फ यहां रहना पसंद करेंगे, यहां पर ये कतई नहीं रह पाएंगे। ये कहां पर रहना पसंद करेंगे? जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आ रही है बात समझ में, कौन कहां पर रहेगा? तो ये जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहां रहेंगे, जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है वहां पर ये नहीं रहेंगे। चलो, ऑब्लिगेट एनारोबिक, इसके लिए भी दो कंडीशन है, एक जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पर ये बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और जहां ऑक्सीजन एब्सेंट है वहां पर ये खूब अच्छे से रहेंगे। कौन से? ऑब्लिगेट एनारोबिक। चलो, फैकल्टेटिव एनारोबिक की बात करें, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब देखो, फैकल्टेटिव एनारोबिक तो यूजुअली तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी तो रहेंगे, और अगर मान लीजिए कभी ऑक्सीजन नहीं हुई तो ये एन एरोबिक कंडीशन में भी रह लेंगे, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा वहां पर भी ये रह लेंगे।
दोनों जगह टिक लगा दो, यानी दोनों जगह रह लेंगे। और एरो टॉलरेंट जो होते हैं, ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होगी, तो जैसे मैंने कहा ना अभी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें रह लेंगे, बिल्कुल उसमें ये भी रह लेंगे। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो ये रहते ही रहते हैं। अब आ गई बात समझ में, इस तरीके का चार्ट बना लेना, एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कौन कहां रह सकता है। ठीक है जी, है सिंपल सी चीज। चलो अब चलते हैं हम लोग बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको समझते हैं, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको समझते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे इन बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं। देखो भाई, अब रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देखो ये तो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्यों करता है। रेस्पिरेशन इसलिए करता है क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन हम सभी जानते हैं वो कैसी है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मेन जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है, या फिर हम कहें प्राइमरी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। रेस्पिरेशन जैसा कि हम सबको पता है ये कैसी प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कौन से वाले, ऑर्गेनिक वाले, जिसमें कार्बन मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, ये ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं इनटू दी सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंपल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन होते हैं, और यहां पर ढेर सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड रिलीजेस दी एनर्जी। और ये एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यही होता है भाई यूजुअली कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, यही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देख लो कार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली ये, सही बात है साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ है, तो कॉम्प्लेक्स है। ये क्या होगा भाई, ये ब्रेक डाउन होगा। अब ये ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और नहीं भी होता। ठीक, तो अपन अभी ये सब चीजें लिख रहे हैं, अपन तो सिंपल ये बता रहे हैं कि भाई ये ब्रेक डाउन होगा। या फिर एक काम करो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो अपन ऑक्सीजन लिखो, यहां पर हमने इसमें 6 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ठीक, अब ये बन जाएगा यहां पर 6 ऑक्सीजन प्लस 6 CO2, ये यहां से रिलीज होगा, और साथ में यहां से ढेर सारा एटीपी भी निकला है। ये जो एटीपी है ये यूटिलाइज कर लेते हैं सेल, यूटिलाइज्ड बाय द सेल, काई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये एटीपी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, आ रही है बात समझ में। ओहो क्या करते हो यार, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, ऑक्सीजन तो उसने लिया है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, ठीक है, 6 CO2 और 6 H2O यहां से रिलीज होता है। और यहां पर बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, कौन कौन सी वो स्टेप होती है, कंप्लीट है तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस होगी, यहां पर क्रेब साइकिल होगी, यहां पर ETS होगी, ये सारी रिएक्शंस यहां पर होंगी। ये जो रिएक्शन एक्चुअल में मैंने आपको बताई है ये एरोबिक रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक से नाम समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। बैक्टीरिया के अंदर ये भी होती है, बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल वाले भी होती है। तो इसमें भाई अलग अलग स्टेप है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें इसमें ग्लाइकोलाइसिस की, तो पाथवे की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर रेस्पिरेशन पाथवे की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन पाथवे। स्पेशली हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं बैक्टीरिया। अब जब रेस्पिरेशन का चैप्टर अलग ही है, वो जब आएगा तो वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बैक्टीरिया के पर्पस से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें इसमें ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस
बड़ा पॉपुलर है भाई ये ग्लाइकोलाइसिस, आपके अंदर मेरे अंदर सबके अंदर होता है। इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, और किस नाम से इसको जाना जाता है, ईएमपी पाथवे, इसी को कहते हैं ईएमपी पाथवे। पूरा नाम क्या है, एमडन मेयर ऑफ पारानस, ई फॉर एमडन, एम फॉर मेयर ऑफ, और पी फॉर पारानस। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई फॉर एमडन, एम फॉर मेयर ऑफ, पी फॉर पारानस, 3 साइंटिस्ट हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने ही ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दी थी। ठीक है, तो ये तीनों कौन है, 3 साइंटिस्ट। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं हु गेव द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिन्होंने इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बताया था, इसलिए इनके नाम से भी बोल देते हैं ईएमपी पाथवे। चलो, होती कहां पर है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर, यूकैरियोट जैसे कि प्लांट और एनिमल, चाहे वो यूकैरियोट में प्लांट हो, एनिमल हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम सबके अंदर ये होती है, और सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और देखा जाए तो ये किस तरह के बैक्टीरिया में मिलेगी, फिलहाल हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में होती है। कॉमन प्रोसेस है इन एरोबिक एंड एन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया और एन एरोबिक बैक्टीरिया में, दोनों में कॉमन है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर ही ये होती है। होता क्या है यहाँ पर ग्लूकोज का पार्शियल, बेसिकली अपन ऑक्सीडेशन तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पर पड़ती नहीं है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर ग्लूकोज का, पूरा नहीं टूट पाता ग्लूकोज, ग्लूकोज आधा अधूरा टूट पाता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। किस में टूटता है, ग्लूकोज यहाँ पर टूट जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। यहाँ पर क्या होता है भाई, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, और ये किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ये पायरुविक एसिड है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूट गया, नहीं, इसका पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होते हैं, उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और क्या क्या इसका आउटपुट है, जरा उसको देखें अपन। तो देखो भाई, ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या होता है, जरा उसको समझें। वैसे तो हम लोग डिटेल में अगर पढ़ें ग्लाइकोलाइसिस को, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बताऊं यहां पर, तो 10 स्टेप इसके अंदर होती हैं एज पर एनसीईआरटी। इसमें टोटल कितनी होती है, 10 स्टेप्स रिएक्शन है, 10 स्टेप की रिएक्शन इसके अंदर होती है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम्स यहां पर अपना अपना काम करते हैं, और वो इन 10 स्टेप को फॉलो करते हैं। वो 10 स्टेप कौन सी है हमको अभी नहीं पढ़ना, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमको किस बात पर ध्यान देना है कि यहां पर क्या होगा कि भाई जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का साहब 1 मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन है उसमें, 6 कार्बन है, यही होता है C6H12O6। ये देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहां पर टोटल 10 स्टेप होंगी, 10 स्टेप्स, यानी कि टोटल 10 रिएक्शन यहां पर होंगी अलग अलग, और फाइनल में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, किसके,
पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, ये यहां पर बनता है। बस यही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर वो जरा देखो। इस पूरी प्रोसेस में आउटपुट अपन को क्या क्या मिलेगा। पहले तो इनपुट और आउटपुट इसकी बात करें हम लोग। अब चलो ये सब चीजें ऐसे क्या लिखना है, आप तो सीधे ऐसे लिख लीजिए की पॉइंट्स। इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या हुआ देखो। इस पूरी प्रोसेस में हमारे 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। क्या बात कर रहे हो, कंज्यूम होते हैं कि बनते हैं? कंज्यूम होते हैं। पहले ध्यान सुनिएगा, पहले 2 एटीपी कंज्यूम होंगे, 2 एटीपी आपके इस्तेमाल हो जाएंगे, और ओवरऑल 4 एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये जो 4 एटीपी बन रहे हैं ना, ये डायरेक्ट बन रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन रहे हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी का बनना। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर 4 एटीपी बने। तो बताओ 2 इस्तेमाल हो गए, 4 बन गए, तो नेट गेन क्या हुआ? नेट गेन साहब 2 एटीपी का हो गया। तो जो नेट गेन हुआ एटीपी का, सो नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2, यानी कि 2 एटीपी हमको ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस से मिले। मिले तो 4 थे, लेकिन 2 इस्तेमाल भी हुए हैं। पहले 2 कंज्यूम हो गए, यानी कि 2 हमने उधार लिए। 4 बनाए तो 2 उधारी लौटा दी, बचे कितने? 2 ही बचे हमारे पास। और साथ साथ में यहां पर 2 NADH2 भी बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, NADH2, NADPH2 नहीं बन रहा हूं मैं, NADH2 बनते हैं। ये 2 NADH2 भी यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर क्या क्या बना भाई? एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के साथ साथ हमें यहां पर 2 एटीपी और 2 NADH2 भी मिले हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। यानी कि अगर मैं यहां पर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की, तो वो रिएक्शन क्या होगी? वो रिएक्शन होगी कि ये रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन? 6 कार्बन। यहां पर बनेगा क्या? पायरुविक एसिड। यहां पर बने 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुविक एसिड के। यहां पर, अरे भाई, यहां पर बना पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, और एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। साथ साथ में हमको यहां पर 2 एटीपी भी मिले और 2 NADH2 भी बन गए। ठीक है, और टोटल कितनी रिएक्शन हुई इसके अंदर? 10 रिएक्शन हुई, 10 स्टेप्स रिएक्शन, और ढेर सारे एंजाइम्स यहां पर काम किए। ये ओवरऑल रिएक्शन है किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि इट इज दी ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में एकमात्र ऐसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की जो होती है। कौन सी है वो प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। याद रखिएगा। अब यहां पर भाई आगे क्या? ये पायरुविक एसिड बन गया, इसके आगे क्या? अब इसके आगे 2 चीज हो सकती है जिसको हम फर्मेंटेशन नाम देते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, उसे हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। ये दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप कौन सी हो गई? ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? फर्मेंटेशन की। अब फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्मेंटेशन मतलब देखो क्या हुआ था भाई ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि भाई जो ग्लूकोज है वो तो बदल गया किस में? पायरुविक एसिड में। ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल गया। अब इसके आगे क्या करना है? आगे का तो कुछ बताओ, क्या करें इसके आगे? अब इसके आगे डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है कि नहीं है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो फिर ये रिएक्शन कहीं और चली जाएगी। तो इसमें फिर आगे की रिएक्शन जिसे हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है,
और अगर मैंने कहा कि नहीं साहब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो फिर रिएक्शन कहीं और चली जाएगी, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे क्रेब साइकिल होगा, जैसे ईटीएस वगैरह होगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि भाई ऑक्सीजन है कि नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, तो उनके अंदर फिर क्रेब साइकिल ईटीएस शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्लिगेट एनएरोबिक है, तो फिर उनके अंदर फर्मेंटेशन होगा। तो उस फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये पायरुविक एसिड जो बनता है ना, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाता है, यानी कि ये पायरुविक एसिड जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगा। अब यहां पर फर्मेंटेशन भी दो प्रकार का होता है। फर्मेंटेशन भी कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का फर्मेंटेशन होता है। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नाम सुने हो कभी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहां से फर्मेंटेशन भी दो प्रकार का, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक तो ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दो फर्मेंटेशन फिर इसके अंदर होंगे, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। तो चला देखें भाई, पहले तो हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की कि वहां क्या होता है। साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं इसको, तो इतना डिटेल में नहीं है। एक तरफ लिख लीजिए लैक्टिक, हमारे पास अब क्या है, अब तो ये देखो हमारे पास अब दो मॉलिक्यूल हैं पायरुविक एसिड के, यही है अपने पास। अरे क्या करते हो, पायरुविक एसिड, ये रहे पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब यहां से ये जा रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भाई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आते हैं, और एक तरफ ये जाएगा किसमें, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अब दोनों में क्या होता है जरा उसको अपन लोग देख लेते हैं। देखो भाई, पहले हम बात करें इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, वहां क्या होता है, कौन करेगा, पहले तो ऑर्गेनिज्म, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे तो वहां पर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, यानी कि लैक्टिक एसिड बनाएंगे। क्या करेंगे यहां पर कि भाई जो पायरुविक एसिड है, कि ये जो पायरुविक एसिड है इसमें रिएक्शन होगी, और ये पायरुविक एसिड जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक सॉरी उसमें लैक्टिक एसिड में, और एंजाइम इस्तेमाल होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हुआ, ये एंजाइम जरूर याद रखना, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम यहां पर इस्तेमाल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हम जब पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था कि ये दो NADH2 बन रहे हैं यहाँ पर, ये दो NADH2 का सर क्या होगा, ये वहीं फर्मेंटेशन में इस्तेमाल हो जाएंगे, यहीं पर ये कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये हो गए, और ये आपके, अब चूंकि ये दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल पर एक NADH2, दो मॉलिक्यूल पर दो, तो दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल NADH2 के कंज्यूम हो जाएंगे, ये यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इजी है, एकदम इजी है कि कौन कहां पर कैसे इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। ठीक है बाबू, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है कमेंट में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा है। पायरुविक एसिड है, उस पायरुविक एसिड से फिर क्या बन गया आपका, लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक। अब यहां पर जरा अपन इसको देखें। अच्छा एक चीज और, क्या यहां पर कुछ रिलीज हुआ, कुछ भी रिलीज नहीं होता, यहां पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली दूध को फाड़ने में इस्तेमाल होती है, मतलब मिल्क कडलिंग में इस्तेमाल होती है। नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, यहां पर किसी प्रकार का कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा।
और ये एक मिल्क कर्डलिंग प्रोसेस भी है। कर्डलिंग, दूध का जब दही बनता है ना तो वहां पर यही प्रोसेस इस्तेमाल होती है, ध्यान रखना, यही प्रोसेस। बस वहां पर जो दूध के अंदर बेसिकली ग्लूकोज की जगह लैक्टोज होता है, तो वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, बस इतना अंतर है। फिर आते हैं हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये किसके द्वारा होगा, ये ईस्ट के द्वारा हो जाता है। ईस्ट तो एक यूकैरियोट है, बिल्कुल सही बात है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है ये ईस्ट, फंजाई होता है बेसिकली, तो यूकैरियोट्स है। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहां पर दो स्टेप होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप प्रोसेस, यहां पर 2 स्टेप होगी। कौन सी है वो 2 स्टेप? सबसे पहले कि भाई जो पायरुविक एसिड है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि यहां पर जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर के इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, पहले वो कन्वर्ट होता है एसीटैल्डिहाइड में, एसीटैल्डिहाइड में, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले वो एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और एसीटैल्डिहाइड में जब वो कन्वर्ट होता है ना, तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है बाहर, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, अंदर नहीं जा रहा, बाहर निकल रहा है। और यहां पर एंजाइम इस्तेमाल होता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज या पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ये भी लिख लीजिएगा कि यहां पर एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम यहां पर इस्तेमाल होता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। और फिर उसके बाद दूसरा एंजाइम होगा, मतलब दूसरी जो स्टेप होगी वो होगी, दूसरी स्टेप में क्या है भाई, ये रहा एसीटैल्डिहाइड, ये रहा एसीटैल्डिहाइड, और ये एसीटैल्डिहाइड से अब बन जाएगा यहां पर क्या, इथेनॉल, यहां पर बन जाता है इथेनॉल। और इस जगह पर NaDH2 का इस्तेमाल होता है, इसी जगह पर इस्तेमाल होता है NaDH2, जो NaDH2 था ना वो यहीं पर इस्तेमाल होता है, NaDH2। अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल एसीटैल्डिहाइड के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल एसीटैल्डिहाइड के तो 2 मॉलिक्यूल NaDH2 इस्तेमाल होंगे, और वहां पर बन जाएगा इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं, C2H5OH, ये वही है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। और यहां पर एंजाइम इस्तेमाल होता है कौन सा, वो एंजाइम भी याद रखना, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इज दैट क्लियर? हो ही गया होगा क्लियर, बचा क्या है उसमें ना क्लियर होने के लिए, इतना सिंपल तो है। आ गई बात समझ में? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक। तो मैं इसको ना एक डायरेक्ट वे में आपको बता देता हूं कि कैसे हुआ ये। पहले हमने क्या कहा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस होना है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल था, ये ब्रैकेट लगाना बंद करो, ग्लूकोज का कितना, एक मॉलिक्यूल था, और उससे बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। और साथ साथ में 2 ATP आया नेट गेन पर, और 2 NaDH2 भी आया, ठीक। ये होगी भी अपनी ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो अगर गया किसमें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो वहां पर ये पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो NaDH2 है वो यहां पर इस्तेमाल हो जाएंगे, NaDH2 यहां पर इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक। और एंजाइम जरूर लिख लेना, एंजाइम कौन सा होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये रहा वही एंजाइम, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो एक तो ये है भाई, ठीक। दूसरा यहां पर क्या हो सकता है कि भाई वहां पर एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, तो एल्कोहल बनता है उसमें, तो उसमें 2 स्टेप होगी, उसमें क्या होगा भाई
कि भाई जो पायरुविक एसिड है, कि जो पायरुविक एसिड है सबसे पहले वो बनेगा किसमें, एसीटैल्डिहाइड में, एसीटैल्डिहाइड में बनेगा। और यहां पर एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, या पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, सॉरी नॉट एसीटेट, पायरुवेट, अरे 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 अरे, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। और इसी स्टेप पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब चूंकि ये दो मॉलिक्यूल होंगे तो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे, ठीक, तो मान लो अपन लिख लो ना, यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल है तो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पर भी लिखो ये दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल ही NaDH2, और अपने पास दो ही बने थे, ये देखो दो बने हैं तो दोनों इस्तेमाल, और ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लैक्टिक एसिड के बन गए। ऐसे ही यहाँ पर दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे। अब ये एसीटैल्डिहाइड है, इसके भी कितने बन रहे हैं भाई, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगली स्टेप होगी, तो अगली स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एल्कोहल में या इथेनॉल में। इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH। ये दो मॉलिक्यूल थे तो दो मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे, दो मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे, और इस जगह पर इस्तेमाल होगा NaDH2, तो 2NaDH2 यहाँ पर। अब आपको सर ये तो चार हो गए, दो यहाँ कर लिए दो वहां कर लिए, अरे ये दोनों थोड़ी होती हैं, कोई एक होगी, या तो बैक्टीरिया ये वाला होगा तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या फिर वहां पर वो कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा जो अल्कोहल फर्मेंटेशन करता है तो वो इथेनॉल बना देगा आपका दो मॉलिक्यूल, या तो ये वाली रिएक्शन होगी या ये होगी, दोनों में से कोई एक होगी, ये हो जाएगी। तो इसमें भाई इसमें आपका एंजाइम लिख लो, कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर आपका, ये एसीटैल्डिहाइड से इथेनॉल बन रहा है तो एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। आ गई बात समझ में, ये हो गया अपना पूरा काम खत्म। अच्छा, पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है कि यहां पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ, किसमें, लैक्टिक एसिड में, जबकि यहां का की पॉइंट क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज। कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए, दो मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज हुए, यहां पर एक भी मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का, बड़ा सिंपल सा है। फिर उसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया भाई आपका कैसा कि जो बैक्टीरिया है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो क्या करते हैं। फिर हम बात करेंगे एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया जो जो अपने मीथेनोजेंस है, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनकी। तो तीसरा जो है आपका मीथेनोजेनेसिस, जो कैसी होती है, एनएरोबिक होती है। जैसे एग्जाम्पल में मीथेनोबैक्टीरिया, मीथेनोबैक्टीरिया, तो ये मीथेनोबैक्टीरिया ये यूजुअली कहां प्रेजेंट होते हैं, ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं स्लजिस वगैरह के अंदर, स्लजिस में प्रेजेंट होंगे, जैसे गोबर वगैरह, काऊ डंग वगैरह जो होता है ना, वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। और कैटल जो होता है ना, उसके स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में स्पेशली कौन सा वाला पार्ट, जो रूमिन वाला पार्ट है, वहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है मीथेन प्रोड्यूस करने का, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। अच्छा, एक बार और आपको बता दूं कि ये यू बैक्टीरिया में नहीं आते, ये आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, ये यू बैक्टीरिया के पार्ट नहीं है, ये आर्की बैक्टीरिया के पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये यू बैक्टीरिया नहीं है, ये आर्की बैक्टीरिया है, उसमें ये आते हैं। तो ये क्या करते हैं जरा उसको देखो, ये ना हाइड्रोजन ले लेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उससे बना देते हैं यहां पर मीथेन, CH4, मीथेन, इसी को तो बोलते हैं हम लोग बायोगैस, ये ज्वलनशील है। और साथ साथ में दो मॉलिक्यूल H2O के भी यहां पर रिलीज होते हैं, दो मॉलिक्यूल यहां पर H2O के भी रिलीज हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में भाई, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शंस बेसिकली इसके अंदर होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हैं आपके, जो ऑर्गेनिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं ना, वो एसिडिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, उनको तोड़ा जाता है और उनको तोड़ करके यहाँ पर मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन। जो भी आपके सेलुलोजिक कंपाउंड होंगे उनका हाइड्रोलाइसिस होगा, उनका एसिडोजेनेसिस होगा और उनसे बनता है मीथेन,
तो प्रॉपर रिएक्शंस होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन में वो सारी चीजें हो जाएंगी, प्रॉपर उनकी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो ये नहीं है, ये तो बाद में आया। जो सबस्ट्रेट यहां पर होते हैं ना वो सेलुलोजिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कि ये जो सेलुलोजिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें लिपिड होगा, उनका हाइड्रोलाइसिस से फिर शुगर बन जाएंगे, अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, ढेर सारे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, पेप्टाइड्स ये बनेंगे, फिर उनका एसिडोजेनेसिस होता है जिसमें वोलेटाइल एसिड्स वगैरह बनेंगे, एल्कोहल वगैरह बनेंगे, फिर उनसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन वगैरह प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही होता है। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, एक फ्लो डायग्राम जो है वो आप बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बायोगैस की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक एसिड है, या सिंपल सा आप तो पहले तो ये देखो, मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है भाई हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास उसमें प्रोटीन भी होगा, हमारे पास उसमें फैट भी होगा, फैट या जिसको अपन लिपिड बोलते हैं वो भी होगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें अपना वेस्ट है, जैसे किचन वेस्ट होता है, गाय का गोबर वगैरह होता है, उसको हम लोग बायोगैस में डाल देते हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है इनके अंदर वो होती है हाइड्रोलाइसिस की, यानी इनको तोड़ा जाता है। हाइड्रोलाइसिस से टूटेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो डिफरेंट टाइप के शुगर में टूट जाएगा, प्रोटीन है तो उससे ढेर सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे, अब जैसे लिपिड है तो लिपिड से फैटी एसिड निकलेंगे, ग्लिसरॉल्स निकलेंगे, इससे ढेर सारे टाइप के फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड्स वगैरह ये भी रिलीज होते हैं। फिर इनके अंदर एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस रिएक्शन होती है, उससे एसिड बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वोलेटाइल एसिड्स वगैरह ये बनते हैं। तो उससे बनेंगे क्या, वोलेटाइल एसिड्स, वोलेटाइल एसिड्स यहाँ पर बनते हैं, कुछ एल्कोहल्स वगैरह यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, ये वोलेटाइल एसिड्स या आपके ये बन जाएंगे। फिर उनके बाद इनकी रिएक्शन होगी, अब जैसे यहां से भी दो चीजें चली जाएंगी, ये एक तो भाई हाइड्रोजन प्रोडक्शन, एक रिएक्शन तो ये होगी भाई कि हो सकता है इनमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो, हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो जिसमें H2O बन जाएगा। अब जब H2O बनेगा, जैसे यहाँ पर H2 बन जाएगा, तो वो H2 फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पर तुरंत मीथेन बना देगा। ये बैक्टीरिया होंगे वो उसको मीथेन में बना देंगे, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर ये होता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो इसी से, जिसको बोलेंगे हम लोग एसीटेट फॉर्मेशन, हो सकता है ये बने यहाँ पर एसीटेट फॉर्मेशन हो, जैसे CH3C एसिटिक एसिड बने, मान लीजिए CH3COOH बने, ये बन जाए, तो इससे भी फिर आपका मीथेन फॉर्मेशन होता है, इसका भी ब्रेक डाउन होगा और इससे भी मीथेन बन जाएगा। इसको यहाँ कॉमन कर दो, चलो CH4, यहाँ पर ये बन जाएगा मीथेन। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शंस होती है और ये सारी रिएक्शन जो है वो मीथेन वाली जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे करते हैं। ठीक है, मीथेन फॉर्मेशन स्टेप्स जो होती है इसमें उनसे होते हैं, मतलब जो मीथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया वाले होते हैं उनसे होंगे आपके। क्लियर, इजी चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखना। ये मीथेन जो होती है वही होती है बायोगैस। ठीक है, तो ये एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर होते हैं, बायोगैस प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। और जो अपने रूमिन्स वगैरह होते हैं, कैटल वगैरह जो उनके स्टमक होते हैं, उनमें अपन को ये रिएक्शंस देखने के लिए मिल जाती हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करें यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन। मान लीजिए हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अब क्या करें भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बड़ा स्पेशल है क्योंकि यूजुअली हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में पढ़ते नहीं है, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे। बड़ा स्पेशल है, इसको नीट पर्पस से याद रखना बहुत अच्छा है। यूजुअली हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, हम लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता ही नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन, है लेकिन है उनके अंदर। अब देखो भाई कहां पर होगा, पहले तो वही साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ही होगा एरोबिक रेस्पिरेशन भी। क्यों क्यों भाई, इनके पास कोई ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है, कोई ऑर्गेनेल वगैरह नहीं है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट।
क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट है, यानी कि यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही सब कुछ होगा। यहीं पर आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो होगी, यहीं पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, यहीं पर क्रेब साइकिल की प्रोसेस होगी, और यही साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल आपके जो मैंने आपको बताए थे मीसोसोम उसमें होती है, अकर्स इन मीसोसोम। जो मीसोसोम है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हो जाती है, ईटीएस बेसिकली वहीं पर जाकर के होती है। मीसोसोम जो सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से बनती है, सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से बनेगी। तो यहां पर क्या होगा भाई, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में भाई ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज बन जाएगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, वो आपका ये पायरुविक एसिड यहां पर बना देगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है इससे आगे की रिएक्शन होगी, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो फिर यहां पर क्रेब साइकिल भी होगी, क्रेब साइकिल भी होगी और ईटीएस भी होगी, दोनों चीजें होंगी, एंड ईटीएस अकर्स, दोनों चीजें होंगी। तो ये गलत फहमी है कि यहां पर नहीं होती, यहां पर भी होती है, हालांकि क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ, तो ध्यान रखना क्रेब साइकिल वहां साइटोप्लाज्म में ही होगी और ईटीएस जो है वो मीसोसोम के अंदर यहां पर होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर ना नीट पर्पस के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, अक्सर गलती करते हैं, कैलकुलेशन, एटीपी कैलकुलेशन के चक्कर में। देखो एटीपी कैलकुलेशन की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं, एटीपी कैलकुलेशन ट्रैप जो बेसिकली नीट वाले बच्चों के लिए बड़ा है, यहां पर बच्चे आकर के फंसते हैं। जैसे, तो क्या कंसेप्ट आपको याद करना है, देखो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ना सटल सिस्टम नहीं होते, सॉरी सटल सिस्टम होते हैं, वहां पर सटल सिस्टम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा ना, तो ग्लाइकोलाइसिस तो कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें क्या बन गए भाई, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, पायरुविक एसिड के, एक ग्लूकोज से, साथ साथ में 2 एटीपी बनेंगे और साथ साथ में 2 NADH2 बनते हैं। उसके आगे की फिर जो रिएक्शन होती है उसको बोलेंगे हम लोग क्रेब साइकिल, और ये क्रेब साइकिल कहां होगी, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और उसके आगे फिर होता है ईटीएस, तो ईटीएस भी कहां पर होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें जो क्रिस्टी बनते हैं वहां पर। तो फिलहाल तो ये लिख लो, अपन को पता ही है। और ये कहां पर होती है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है, ये वाली जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही है। तो यहां पर क्या होगा भाई, अब ये जो 2 NADH2 हैं इनका ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ईटीएस में जाकर के, तो इनको एंटर करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनको हमको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना पड़ता है। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाएंगे, थोड़ा ढंग से बना लो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को इज्जत दे लो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर इसके ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको जाना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। अब अंदर एंटर करने के लिए यहां पर, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सटल सिस्टम पाए जाते हैं। यहां पर क्या होते हैं, यहां पर सटल सिस्टम होते हैं टू क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यहां पर होते हैं सटल सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सटल सिस्टम, 2 प्रकार के सटल सिस्टम यहां पर पाए जाते हैं। इन सटल सिस्टम की वजह से वहां पर एनर्जी लॉस हो जाता है कभी कभी, देयर शुड बी एनर्जी लॉस, वहां पर एनर्जी लॉस हो जाता है 2 एटीपी के बराबर का। तो वहां पर एक्चुअल में जो टोटल एटीपी बनते हैं वो 36 बन जाते हैं, यानी कि यहां पर ना 2 चांसेस हैं, इस बात को ध्यान रखना। सो देयर आर 2 चांसेस, तो वहां पर 2 चांसेस हैं। क्या है वो 2 चांसेस, कि टोटल एटीपी जो बनते हैं
वो आपके 38 भी बन सकते हैं और 36 भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। इस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला सटल सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन यूजिंग द टाइप ऑफ सटल सिस्टम, किस प्रकार का सटल सिस्टम उसने इस्तेमाल किया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर 36 और 38 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही बस आज का एक पूरा ट्रिक है। बट इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो वहां पर कोई भी सटल सिस्टम नहीं होता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं तो सटल सिस्टम क्या करोगे लेकर के? तो कोई सटल सिस्टम यहां पर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो सटल सिस्टम का क्या आचार डालोगे वहां पर? तो कोई सटल सिस्टम नहीं, कोई सटल सिस्टम नहीं, तो सीधी सी बात है 38 एटीपी ही बनेंगे। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर 38 एटीपी बनेंगे। ठीक है, और कोई सटल सिस्टम यहां पर नहीं है, नो सटल सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो सटल सिस्टम का क्या, कुछ नहीं। तो ये हमेशा 38 ही बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा 38 ही बनेंगे। ये एक बड़ा डिफरेंस है यहां पर, इस चीज को ध्यान रखना है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जब भी टोटल एटीपी की बात आती है कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उससे टोटल एटीपी कितने बनेंगे, तो क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो अगर यहां पर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस सब कुछ हो रहा है उसमें, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है। अब ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, ईटीएस भी हो रहा है और क्रेब्स साइकिल भी हो रही है, तो वहां पर 38 एटीपी बन सकते हैं और 36 एटीपी भी बन सकते हैं। दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वहां पर सटल सिस्टम प्रेजेंट है, सटल सिस्टम यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर दो चांसेस है। वहीं यहां पर अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन या प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रहा है, तो फिर एक ही चांस है बस, ओनली 38, ऑलवेज 38, नॉट ओनली, ऑलवेज 38। वहां पर दो चांस नहीं है कि 36 भी कभी बनेगा, वहां पर हमेशा 38 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई सटल सिस्टम वहां मौजूद नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी, आपके दिमाग में एकदम छप गई होगी, इस बात को ध्यान रखना। ईटीएस को लेकर के भी एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, ईटीएस को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूजन करते हैं कि ईटीएस को लेकर के, जैसे ईटीएस को लेकर के क्या कंफ्यूजन है। जैसे यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, तो यूकैरियोट्स के अंदर ये कहां पर होती है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ, अब जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, वही होती है अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो। और अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, तो यहां पर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहां तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो फिर ये कहां होगी? ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मीजोसोम आपको बताया था ना, वहां पर होगी। तो ये होती है फिर मीजोसोम में, मीजोसोम में। तो फिर ये मीजोसोम में होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी वही चीज है, जो NADH2 और FADH2 होते हैं ना, उनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कई सारे कैरियर से होते हैं और इसी मेम्ब्रेन में वो प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। यानी कि जो मीजोसोम है ये बेसिकली क्या है? ये इनफोल्डिंग है, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ये इनफोल्डिंग है।
तो इसी में ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो डिफरेंट टाइप के जो कैरियर्स होते हैं उनसे होते हुए जाते हैं और यहीं पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट वो क्रिएट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहीं पर होता है एटीपीएज एंजाइम, वो एटीपीएज एंजाइम इस फोर्स को यूटिलाइज करता है और इससे बना देता है वहां पर एटीपी, ठीक है। ये यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेस दिस फोर्स टू प्रोड्यूसेस एटीपी और वहां से एटीपी ये बना देता है। तो प्रोकैरियोट्स में भी वैसे ही चीजें जैसे यहां पर है। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यहां पर ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। यहां पर इस जगह में हेयर ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और वहां पर फॉर्म करेगा क्या, H2O, मेटाबॉलिक वाटर, और वहां पर H2O बनाता है, वो मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन यहां पर वो कर देता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को और इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहां पर शॉर्ट में आपको बताऊंगा अब तो, क्योंकि वो जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट आएगा तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक इसमें ईडी पाथवे होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंटनर ड्यूओडोरॉफ पाथवे, एंटनर डिओडोरॉफ, या शॉर्ट में बोले ईडी पाथवे, ईडी पाथवे, ये भी बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये भी भाई रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव है। क्या है ये, अल्टरनेटिव है ग्लाइकोलाइसिस का, अल्टरनेटिव टू द ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि अगर कभी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये होगा, और ये सभी के अंदर नहीं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये होता है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव की तरह ये काम करता है, बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस के अल्टरनेटिव की तरह। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास, ये जो बैक्टीरिया है ना इसके अंदर होता है ये। तो पॉइंट ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्यों होता है और कब होता है, बस ये बात आपको समझ में। रट्टा तो सभी मार लेते हैं कि ईडी पाथवे में ये होता है, ये होता है, ये होता है। आपको समझना ये है कि ये क्यों होता है और कब होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज कि ये क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ईडी पाथवे क्यों हो रहा है, पहले तो इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। ईडी पाथवे जो है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण, हो क्यों रहा है, ये तब होता है जब ग्लाइकोलाइसिस किसी वजह से रुक जाए। कई सारे इसके रीजन हैं, ठीक है। मेन जो रीजन है वो माना जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस रुक जाए। व्हेन ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप या डिडंट अकर, या ग्लाइकोलाइसिस रुक जाए या ग्लाइकोलाइसिस ना हो। पॉइंट है ये, ग्लाइकोलाइसिस क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस होती है एंजाइम से, और ग्लाइकोलाइसिस के अगर एंजाइम्स ना हो तो ये भी नहीं होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अगर मान लीजिए उसके एंजाइम्स ना हो तो ये क्या बात हुई सर, एंजाइम्स क्यों नहीं होंगे। देखिए कुछ एक भी एंजाइम नहीं हुआ, खास करके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास पीएफ के एंजाइम नहीं होता, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम नहीं होता। सम बैक्टीरिया जैसे ये स्यूडोमोनास है, इनके पास लैक्स पीएफ के एंजाइम, इनके पास पीएफ के एंजाइम नहीं है। सोचो कितना क्रिटिकल एंजाइम है ये तो, पीएफ के, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, पीएफ के एंजाइम। अब सोचो इसके पास पीएफ के एंजाइम नहीं है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम नहीं है, तो ईएमपी काम नहीं करेगा, फिर तो ईएमपी काम नहीं करेगा। सो हेयर ग्लाइकोलाइसिस डिडंट अकर, इसी वजह से यहां पर ग्लाइकोलाइसिस चलती नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल। भाई ये वाला एंजाइम नहीं तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगी, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो फिर तो बैक्टीरिया मर जाएगा भाई। लेकिन देखो बैक्टीरिया तो उसको जिंदा रहना है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ और काम कर लेगा, कुछ ना कुछ और काम कर ही लेगा। तो वो यहां पर क्या करेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर
कि ईडी पाथवे जो है वो एक तरह से अल्टरनेटिव कब बन जाता है, जब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ना हो, तो उसको मजबूरी में फिर ईडी पाथवे करना ही करना है। और एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर मान लीजिए उसको एनर्जी कम चाहिए तब भी बनता है। तो एक रीजन तो भाई यहां पर ये हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं कि एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा यहां पर ऐसे लिख सकते हैं टू रीजन, दो कारण आप यहां पर लिख लीजिए। दो कारण है यहां पर। एक पहला रीजन तो ये हो गया कि भाई ये एंजाइम ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, तो उसकी मजबूरी है, उसको वो करना ही करना है ईडी पाथवे। दूसरा कारण ये है कि भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट मान लीजिए कम हो, व्हेन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लो, एनर्जी रिक्वायरमेंट मान लीजिए कम हो। जैसे कोई बैक्टीरिया है, नॉर्मली उसे कितना मिल रहा है, एक बैक्टीरिया है जिसको एक ग्लूकोज से, जब उसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है या मान लीजिए वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो भी कर रहा है, तो उसको 2 एटीपी मिल जाते हैं। उसको कितने एटीपी मिल जाते हैं, उसको 2 एटीपी मिल जाते हैं। अब उसको 2 एटीपी नहीं चाहिए, उसको एक ही एटीपी चाहिए, तो फिर वो ईडी पाथवे शुरू कर देगा। तो अब उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो, क्यों, बिकॉज ईडी पाथवे प्रोड्यूसेस, ईडी पाथवे जो है उससे केवल एक ही एटीपी मिलता है, प्रोड्यूसेस 1 एटीपी पर ग्लूकोज। वो एक ग्लूकोज से केवल एक एटीपी बनाता है कमाल की चीज। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी समझो आप। यानी कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो, तब भी वो ईडी पाथवे चालू कर देता है। उसको 2 एटीपी की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसके पास, तो फिर वो एक एटीपी बनाएगा ईडी पाथवे से। और एक और चीज यहां पर देखो, नॉर्मल तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में ये है, लेकिन अगर मैं यहां पर ईडी पाथवे की बात करूं, ईडी पाथवे जो होता है ना, ईडी पाथवे, इसके आउटकम क्या क्या है पहले तो आप ये देख लो। ईडी पाथवे में हमें क्या क्या मिल जाता है, इसके क्या क्या आउटकम है। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इसमें अपन को एक एटीपी मिलता है, एक तो यहां पर एटीपी मिलेगा, इसके अलावा एक NADPH2 भी मिलेगा। सोचो ध्यान से सुनिएगा, NADH2 की बात नहीं करो, NADPH2 ये मिलेगा, और एक NADH2 भी मिलता है, और एक ये भी मिलता है। ये 3 चीजें यहां पर मिलती हैं। तो एक तो मैंने कहा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो तो उसको एक एटीपी मिल रही है, और NADPH2 इसका क्या काम है भाई यहां पर, NADPH2 अगर बैक्टीरिया को NADPH2 की रिक्वायरमेंट है तो भी वो यहां पर ईडी पाथवे शुरू कर सकता है। तो तीसरा, एक तरह से लिखो यहां पर 3 रीजन लिखो आप, 2 नहीं 3 रीजन है इसके बाबू, 3 रीजन लिख लो इसके। तो एक पहला रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन भी लिखो। तीसरा रीजन है व्हेन बैक्टीरिया रिक्वायर्स NADPH2, जब बैक्टीरिया को NADPH2 चाहिए हो तब। NADPH2 का वो क्या करेगा, NADPH2 का इस्तेमाल करता है बायोसिंथेसिस में, यूज ऑफ NADPH2, इसका यूज काय में होता है, इसका यूज है बायोसिंथेसिस में। यानी कि किसी बैक्टीरिया को अपने अंदर डेवलपमेंट करना हो, बायोसिंथेसिस यानी कि फैटी एसिड सेल कंपोनेंट ये अगर उसको बनाने हो, जैसे मान लीजिए उसको कोई फैटी एसिड बनाना है, उसको कोई सेल के कंपोनेंट वगैरह बनाने हैं, तो भी वो ईडी पाथवे शुरू। अभी सेल कंपोनेंट फैटी एसिड बनाने के लिए NADPH2 चाहिए, और NADPH2 बैक्टीरिया कहां से लाएगा, वो ईडी पाथवे से ला सकता है, तो वो ईडी पाथवे से शुरू कर सकता है। यानी कि ईडी पाथवे देखा जाए तो ग्रोथ और रिपेयर मोड में इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में, ये जो ईडी पाथवे है ये कह सकते हैं अपन ऑन होता है इन ग्रोथ एंड रिपेयर मोड। जब बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिपेयरिंग चल रही हो, वहां पर मतलब उनको एनर्जी से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तो वहां पर फिर उनको NADPH2 चाहिए, वो NADPH2 फिर वो यहां से बनाएंगे, आपके ईडी पाथवे से बनाएंगे। इस चीज को याद रखना, ये भी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल की हम बात करें, यूजुअली कौन से बैक्टीरिया में होते हैं, तो मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें ये होता है, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक तो आपने लिख ही लिया स्यूडोमोनास,
सीडोमोनास ये काफ़ी पॉपुलर है, इसके अंदर ईडी पाथवे होता है। इसके अलावा आपका जैसे आपका ये क्या बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम है, उसके अंदर भी होता है। एग्रोबैक्टीरियम नाम का जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर भी हमको देखने के लिए मिलेगा। सीडोमोनास वाला जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ना इसका एनर्जी कंपैरिजन करूं, थोड़ा एनर्जी कंपैरिजन आप देखो, एनर्जी कंपैरिजन ये भी आपके नीट के लिए बड़ा पॉपुलर है एनर्जी कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं ईएमपी पाथवे है, ईएमपी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां पर एनर्जी कंपोनेंट का मतलब है यहां पर एक ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, एक ग्लूकोज से क्या मिलेगा, तो यहां पर हमें 2 एटीपी मिल जाते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं। वहीं ईडी पाथवे में केवल एक ही एटीपी मिलेगा। अगर ईडी पाथवे है तो उसमें केवल एक ही एटीपी मिलता है। एक आपने नाम सुना होगा एचएमपी, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, एचएमपी, ट्रिपल पी भी जिसको बोलते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, उसमें तो 0 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 0 एटीपी, 0। कोई एटीपी जो है वो उसके अंदर बनता ही नहीं है, इस चीज को अपन लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ईडी बेसिकली ना इसको ऐसे समझ, एक ट्रिक है ईडी के लिए कि ये एक इमरजेंसी डोर है, यानी कि कम एटीपी, एटीपी का काम जब ज्यादा ना हो और बॉडी डैमेज हो गई हो, उसको रिपेयर करना हो, उसको नए फैटी एसिड बनाने हो, नए सेल कंपोनेंट बनाने हो, तो उसके लिए उसको NADPH2 की जरूरत पड़ेगी, और NADPH2 वो ईडी पाथवे से लाएगा। तो एक तरह से इमरजेंसी दरवाजा है, बोले ग्लाइकोलाइसिस को बंद करो, बंद करो ग्लाइकोलाइसिस को, ईडी पाथवे शुरू करो, ईडी पाथवे शुरू करो। उसमें क्या होगा, उसको एटीपी एक मिलेगा लेकिन उसको NADPH2 मिल जाएंगे, और वो NADPH2 वो इस्तेमाल कर लेगा अपनी रिपेयरिंग में, अपनी ग्रोथ के अंदर। आ रही है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखना। बाकी का इसकी जो डिटेल प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां आपको समझा देंगे। फिलहाल तो इतना भी मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको HMP के बारे में बताता हूं। ये भी होता है HMP, तो हालांकि जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, तीनों के अंदर होता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको बोलते हैं हम लोग, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी, HMP, ट्रिपल पी, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ऐसे भी इसको हम बोलते हैं। ये ग्लूकोज का एक कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव ब्रेकडाउन पाथवे है। ध्यान रखना, ये ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसको, ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव नहीं है ये भी ध्यान रखना। ये वाला पाथवे भी NADPH2 बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी क्यों होता है? ये भी होता है when NADPH2 is required, HMP occur। HMP कब होता है? जब सेल में NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, तभी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका यही है, मेन पर्पस बेसिकली यही है इसका, मेन पर्पस जो है ना वो तो बेसिकली यही है कि NADPH2 बनाना है, तो यहां पर ये NADPH2 HMP से बना सकता है। और ये NADPH2 का इस्तेमाल आपको मैंने बता ही दिया, फैटी एसिड बनाना हो, न्यूक्लियोटाइड बनाना हो, अमाइनो एसिड बनाना हो, तमाम तरह की बहुत सारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे बचाता है अपने आप को ये। इसका इस्तेमाल तो आपको बता ही दिया मैंने, बहुत सारी जगहों पर होता है। ठीक है, जैसे फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी ये प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोटेक्शन। ये सारे काम, तो जब बैक्टीरिया को जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की तो वो NADPH2 बनाता है और वो HMP शुरू कर देता है। हालांकि ये तो हमारे अंदर भी होता है, हम भी HMP करते हैं, प्लांट के अंदर भी HMP होता है। तो जब बैक्टीरिया बायोसिंथेसिस मोड में होता है, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तब वो HMP को ऑन करता है। HMP ये कब ऑन होगा? when बैक्टीरिया इज ऑन बायोसिंथेसिस मोड, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था ईडी पाथवे, वो भी बायोसिंथेसिस मोड में चालू होता है और HMP भी बायोसिंथेसिस मोड में चालू होता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि भाई इसको NADPH2 चाहिए, एक कारण कि ये क्यों हो रहा है, तो यहां पर भी कुछ कारण है, फॉलोइंग रीजंस।
एक कारण तो हमने कहा कि भाई उसको NADPH2 चाहिए। दूसरा कारण कि मान लीजिए उसको राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए। व्हेन सेल रिक्वायर्ड राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट, जब राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए उसको, तब भी यहां पर HMP बनता है, क्योंकि सॉरी, राइबोस 5 फॉस्फेट DNA RNA सिंथेसिस के लिए जरूरी है, एसेंशियल फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस। DNA और RNA सिंथेसिस में राइबोस 5 फॉस्फेट जरूरी होता है। तो अगर सेल को राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए, तब भी यहां पर HMP पाथवे चलता है, इसको भी याद रखना। यानी कि DNA RNA का सिंथेसिस कब होगा? जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होगा। यानी बैक्टीरिया अगर डिवाइड हो रहा है और रैपिडली डिवाइड हो रहा है, तो फिर तो समझ लो आप लोग, रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल, रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल है तो उसमें आपका चलेगा HMP पाथवे, यहां पर ऑन रहेगा, चालू रहेगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए भाई? राइबोलोस 5 फॉस्फेट। और ये जो आपका राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो DNA और RNA बनाता है, और ATP की जरूरत उसको कम हो तब ये चलता है। तीसरा कारण ये भी लिख सकते हो, व्हेन सेल लो ATP, यानी सेल को ATP की रिक्वायरमेंट कम हो, तब भी HMP पाथवे जो है वो शुरू होता है। HMP पाथवे में ध्यान रखिएगा, HMP जो पाथवे है ना, इसके अंदर ना तो कोई ATP कंज्यूम होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, नो ATP कंज्यूम, कोई भी ATP यहां पर कंज्यूम नहीं होगा, और ना ही फिर ये कोई ATP बनाता भी है, एंड नो ATP प्रोड्यूस्ड, तो ना तो ये ATP कंज्यूम करेगा और ना ही ये ATP बनाएगा, डायरेक्टली कोई ATP नहीं बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सेल का फोकस एनर्जी पर ना हो, सिंथेसिस पर हो, मेटाबॉलिज्म पर हो, तब। यानी कि ये वाला पाथवे और आपका ये अपना ED पाथवे, ये दोनों साथ साथ में चल सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, HMP ग्लाइकोलाइसिस का सब्सटीट्यूट नहीं है, वो उसका सप्लीमेंट है। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस हटा करके ED चालू हो गया, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस है, यानी कि जो EMP है, ये किसी कारणों से चल नहीं पा रहा, तो इसकी जगह फिर ED पाथवे शुरू हो जाएगा, ED पाथवे स्टार्ट। इस केस में क्या होगा? फिर ED पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ED पाथवे क्या हो गया? अल्टरनेटिव हो गया, कि जहां ग्लाइकोलाइसिस काम ना करे वहां पर ED पाथवे चला सकते हो। ED पाथवे इज एन अल्टरनेटिव ऑफ EMP। और या फिर सेल को ग्रोथ वगैरह की जरूरत हो तो भी आपका वो ED पाथवे चल सकता है। लेकिन HMP पाथवे ऐसा नहीं है। HMP पाथवे एक अलग ही चीज है, वो ग्लाइकोलाइसिस का सप्लीमेंट नहीं है। HMP इज नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ EMP। ये EMP का अल्टरनेटिव नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि EMP नहीं चल रहा है तो HMP चलना शुरू हो जाएगा। HMP अपना अलग चलेगा। HMP तो एक तरह से सप्लीमेंट है, इट इज अ सप्लीमेंट प्रोसेस। EMP चल रहा है चलने दो, ED चल रहा है चलने दो, HMP अपना अलग चलेगा, वो उसको हटा करके नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट भी होते हैं HMP में जो वापस ग्लाइकोलाइसिस में जा सकते हैं। मैनी इंटरमीडिएट, कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट भी बनते हैं फॉर्म इन HMP विच स्टार्ट बैक द ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को फिर से शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये तो सप्लीमेंट है। HMP तो बेसिकली EMP का सप्लीमेंट है, EMP को और चालू करवा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट हैं जो HMP में बनते हैं और उनसे ग्लाइकोलाइसिस बन जाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना, ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को याद रखें। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कहां कहां पर होता है? इसमें देखो दो ही चीजों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एक NADPH2 और एक राइबोस 5 फॉस्फेट। ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है। जब बैक्टीरिया को जरूरत हो NADPH2 की और राइबोस 5 फॉस्फेट की, तब वहां पर
HMP शुरू होगा, HMP स्टार्ट कब होता है? अगर मैं यहां पर यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट ये दो ही हैं, क्या है? NADPH2 और राइबोज 5 फॉस्फेट। ये दो चीजें जब बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं तब जाकर के आपका HMP शुरू होता है। हालांकि ये HMP तो सभी में होता है। अच्छा, बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जिनके अंदर HMP होता है? जैसे ई कोलाई के अंदर मिल जाएगा, अभी जो मैंने आपको सीडोमोनास बताया था ना बैक्टीरिया, सीडोमोनास बैक्टीरिया उसमें भी होता है, माइकोबैक्टीरिया में भी होता है, बैसिलस के अंदर भी होता है, इसको भी याद रखना। हालांकि वैसे सभी के अंदर होता है, इस चीज को नोट में लिख लेना, वैसे ये सबके अंदर होगा। HMP जो है वो सब में होता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो है ये, प्लस प्लांट में भी होता है, प्लस एनिमल में भी होता है। अब इसका पाथवे कैसा है, उसका फ्लो चार्ट वगैरह डिटेल में वो जब इसकी मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे ना वहां पर आएगा। अभी तो फिलहाल बैक्टीरिया के पर्पज से आपको मैंने समझा दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए HMP एक्चुअल में क्या है और क्यों होता है, और बैक्टीरिया के अंदर ये कब होता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अब समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो रिप्रोडक्शन के ऊपर रहेगा कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जय हिंद, जय भारत।